कि मैं मरने से नहीं डरता। इस देश की आज़ादी के कार्य में योगदान देते हुए अगर मुझे मौत भी आ जाए तो मैं मरने से नहीं डरता, बल्कि मुझे गर्व होगा। तो आदरणीय प्राचार्य महोदय और मेरे सीनियर साथी और प्यारे बच्चों, आज हम शहीद उधम सिंह जी के शहीदी दिवस को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। शहीद उधम सिंह जी, जैसा उनका नाम है, उनके नाम लेते ही हमारे अंदर एक अलग सा जोश, एक अलग सा उन्माद बढ़ता है। उधम सिंह जी हमेशा अपनी जेब में करतार साराभाई जो अमर शहीद हैं उनकी कुछ पंक्तियां रखते थे, और वो पंक्तियां थी कि ऐ जिंदगी, देश के लिए जीना बहुत मुश्किल है, बातें करना बहुत आसान है। अगर आपने देश के डगर पे पैर रखा है तो आपको बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। ये पंक्तियां वो अपनी जेब में रखते थे। विक्रम करतार साराभाई, आप सबको पता होगा कि 19.5 साल की उम्र में उन्होंने शहादत पाई थी, जिनका फोटो हमारे अमर शहीद भगत सिंह अपनी जेब में लिए फिरते थे, और भगत सिंह का फोटो हमारे अमर शहीद उधम सिंह जी जेब में लिए फिरते थे। और एक बार उनकी गिरफ्तारी इसी वजह से हुई थी, क्योंकि जब उनकी चेकिंग हुई थी, पुलिस ने जब उनको पकड़ा और उनको चेक किया तो उनकी जेब से भगत सिंह की फोटो निकली थी, और तब उनको 4 साल की सजा हुई थी। 4 साल उन्होंने जेल में काटे थे। मैं अगर उधम सिंह जी की जीवनी पे बात करूं तो जन्म तिथि तो हम सबको याद है कि 26 दिसंबर 1899 को वो पैदा हुए। पंजाब में गांव सुनाम है, अब कस्बा है। वैसे तो पंजाब ने इतने शहीद दिए हैं, और सिर्फ अभी नहीं, अंग्रेजों के गुलामी में ही नहीं, उससे पहले भी जितनी बार विदेशी आक्रांताओं ने हम पे आक्रमण किए हैं, पंजाब ने सबसे ज्यादा हमारी प्रोटेक्शन की है। और हरियाणा भी उस वक्त पंजाब का हिस्सा होता था, और आज़ादी में भी। तो उधम सिंह जी जो हैं वो सुनाम में पैदा हुए। उनके पिताजी का नाम चूहर सिंह था और माताजी का नाम नरैणी देवी था, जो बाद में बदलकर उनकी माताजी का नाम हरनाम कौर रखा गया और उनके पिताजी का नाम टहल सिंह रखा गया। उसके पीछे भी एक कहानी है। उसके भाई जो है उनका नाम साधु सिंह था। 1.5 वर्ष की उम्र में शहीद उधम सिंह को उनकी माताजी छोड़कर चली गई, उनका स्वर्गवास हो गया। अब आप समझिए कि जिस बच्चे की माँ उसको 1.5 वर्ष का छोड़ के चली जाती है तो उसका जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा होगा। इससे दूर हो जो जीवन है। मेरी आवाज आ रही पीछे तक? थैंक यू। आवाज आ रही है? तो जिस बच्चे की माँ 1.5 साल की उम्र में उसको छोड़ के चली गई, उस बच्चे का जीवन कितना संघर्षशील रहा होगा, ये हम समझ सकते हैं। ऊपर से उधम सिंह जी का जो जन्म है वो कंबोज जाति में हुआ था। कंबोज जाति आप सबको पता है कि पिछड़ी जातियों में आती है, और भारतीय वर्ण व्यवस्था में उसको शूद्र माना जाता है। और उन दिनों में उनकी स्थिति क्या थी ये भी हम सबसे छिपी नहीं है। चाहे आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कुछ भी पढ़ते हो आज के टाइम पे, लेकिन हम सबको विदित है कि उन दिनों में
जो शूद्र जातियां हैं उनकी क्या व्यवस्था, क्या हालात थे। उनके पिताजी खेती करते थे। बाद में उनके एरिया में एक ओवरसीज आए जिनका नाम धन्ना सिंह था। धन्ना सिंह ने उधम सिंह जी के पिताजी को अपने साथ काम पे रख लिया। कहते हैं कि बेलदार लगाया उनको, लेकिन वो कच्ची नौकरी थी। और धन्ना सिंह जी जो थे वो धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने गुरुद्वारे में जाके उन सब का नाम परिवर्तन करवाया और तब उनकी माता का नाम हरनाम कौर रखा गया और उनके पिता का नाम टहल सिंह रखा गया। और उधम सिंह जी का बचपन का जो नाम है वो शेर सिंह है, जैसा कि उनका स्वभाव था। उसके बाद जब उनकी बदली हुई, धन्ना सिंह जी की वहां से बदली हुई, तो वो नौकरी फिर से छूट गई। फिर उन्होंने वहीं पर उपाली एक जगह है पंजाब में थोड़ी सी दूर, वहां पर रेलवे में नौकरी शुरू की कच्ची, जिसमें वो फाटक मैन लगे, जिसमें जब रेलगाड़ियां आती हैं तो वो फाटक बंद करते हैं यही। और उस दौरान वो वहीं पर आसपास जो उनको क्वार्टर मिला हुआ था, क्वार्टर तो क्या था, एक कोठरी थी, उसके आसपास जो जमीन थी उस पे थोड़ी बहुत साग सब्जी लगा के अपना गुजर बसर करते थे। एक बार का वाक्य है कि सुबह धुंध के वक्त उसके पिताजी सुबह टहलने चले गए और उनके बाड़े में एक भेड़िया आ घुसा और उधम सिंह जी, जिनका नाम शेर सिंह था, उन्होंने आओ देखा ना ताओ और गुस्से में कुल्हाड़ी जो है वो भेड़िए की तरफ दे मारी, बिल्कुल बिना डरे, और भेड़िया जो है वो डर के भाग गया। तब आसपास के लोगों ने ये कहा था कि इस बच्चे का नाम, सिर्फ नाम ही शेर सिंह नहीं है, इस बच्चे का दिल भी शेर का है। लेकिन जब ये वाकया हुआ तो उसके पिताजी घबरा गए कि भाई ऐसे अगर मैं यहाँ काम करूँगा, मेरे बच्चे अकेले हैं घर पे, तो कोई भी, आज तो भेड़िए से बच गए, कल कैसे बचेंगे। तो उसके पिताजी ने वो नौकरी छोड़ दी और वो अमृतसर की तरफ निकल पड़े कि वहाँ जाके कोई काम करेंगे। लेकिन उनके पिताजी की जो स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं रहता था, तो अमृतसर तक वो पहुँचे नहीं, बीच रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। उस वक्त शहीद उधम सिंह की जो उम्र थी वो 8 साल मात्र थी। अब आप सोच के देखिए, एक बच्चा जिसके ऊपर माँ का साया नहीं है और पिता का साया नहीं है, वो एक शूद्र जाति में है, और वो उन दिनों की स्थिति है। आप एक वातावरण बना के सोच के देखिए कि उसके जीवन पे कितना बुरा असर पड़ा होगा उस व्यक्ति के। तो वो वापिस सुनाम आए। सुनाम में एक चंचल सिंह जी थे, उन्होंने उन दोनों भाइयों को, शेर सिंह और साधु सिंह, दोनों को अमृतसर के एक अनाथालय में भर्ती करवा दिया। अमृतसर के अनाथालय में वो लगभग 10 साल रहे, 10-12 साल। 1917 तक आते आते उसके भाई की भी मृत्यु होगी, साधु सिंह भी चल बसा। अनाथालय में रहते हुए उनका नाम शेर सिंह से उदय सिंह रखा गया, उदय सिंह, और उनके भाई का नाम साधु सिंह से मुक्ता सिंह लिखा गया। तो जो अमृतसर का जो अनाथालय है उसके रिकॉर्ड में आज भी उदय सिंह और मुक्ता सिंह नाम दर्ज है। 1919 की जो घटना है, 13 अप्रैल 1919 की जो भयंकर घटना है, जो हम सब भारतीयों के दिलो दिमाग पे हमेशा छाई रहती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो हत्याकांड उधम सिंह जी ने अपनी आंखों से देखा था। आज जब हम उस घटना के बारे में विचार करते हैं तो हमें कितना दुख होता है, कितना दर्द हम अंदर से फील करते हैं। अब सोच के देखिए कि उधम सिंह उस नज़ारे को देख रहे हैं और उस उम्र में, जिसमें कच्ची उम्र जिसको हम बोलते हैं, उस उम्र में वो उस नज़ारे को देख रहे हैं और उसके दिलो दिमाग पे क्या बीत रही होगी। तो वो बहुत गुस्से में भरे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उनको लगा कि ये जो कुछ हुआ है इसका बदला लिया जाना चाहिए। वो उम्र कच्ची थी, उस वक्त उसको ये बदला लगा, और इस विचार में आके
वो क्रांतिकारियों के साथ जो है जुड़ना शुरू किया। भगत सिंह उनके बहुत खास मित्र थे, उनके बीच में पत्राचार होता था, उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी मिलती थी। जब उधम सिंह अकेले रह गए तो उन्होंने अनाथालय भी छोड़ दिया, और वो वहां से अनाथालय में रहते हुए उन्होंने कारीगर का काम सीखा। वो कोई भी पंखा मशीन ठीक कर लेते थे। तो वहां से वो अमेरिका गए। जब वो अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका में कई शहरों में रहे, वो कई साल रहे, और अमेरिका में एक जगह उनको इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है। वहां से वो साउथ अफ्रीका भी गए, जहां उनका नाम फ्रैंक ब्राजील पड़ा। तो उनका एक नाम जो है वो फ्रैंक ब्राजील भी है। वो वापस फिर अमेरिका पहुंचे, लेकिन 1926 में भगत सिंह जी ने पत्र लिखा उनको कि भाई आज़ादी की लड़ाई बाहर से नहीं लड़नी है, देश में आके लड़नी है। तो उधम सिंह जी अपने साथ 100-150 लोगों को वहां से लेके आए, कुछ बंदूकें साथ में लेके आए। 1927 में जब वो यहाँ पहुंचे तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और जब उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उनकी जेब से भगत सिंह की फोटो मिली, साथ में एक बंदूक मिला। तो गिरफ्तार करने के बाद उनको 4 साल की जेल हुई। 1927 से 1931 तक वो जेल में रहे, मुल्तान में। वो वहां से निकले जब भगत सिंह जी को फांसी हो रही थी, तब वो मुल्तान जेल में थे। वो वहां से जब निकले, उनको निकलने के बाद वो कश्मीर पहुंचे। कश्मीर में उनका मन नहीं लगा, वो वापस आए और उन्होंने लाहौर से अपना पासपोर्ट बनवाया 1933 में, 20 मार्च 1933 में। और पहली बार उस पासपोर्ट में नाम दर्ज हुआ उधम सिंह। तो उधम सिंह जो नाम है वो 34 साल की उम्र में पड़ा उनको, उससे पहले उनका कोई उधम सिंह नाम नहीं था। 20 मार्च 1933 को जब उधम सिंह ने लाहौर से पासपोर्ट बनवाया इंग्लैंड जाने के लिए, तब उसमें उन्होंने अपना नाम उधम सिंह दर्ज करवाया और वो इंग्लैंड चले गए। और जब वो इंग्लैंड पहुंचे और उनको पता चला, उन्होंने मारने को तो सोचा था डायर को, कि जनरल डायर को मारना है, उसने लोगों को मारा था। लेकिन उसने जब वहां जाके पता चला कि भाई जनरल डायर तो पहले ही बीमारी से मर चुका है, तो उसको याद आया कि वहां पर माइकल ओडवायर भी थे, जो उस वक्त जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था वो पंजाब के गवर्नर होते थे, माइकल ओडवायर। और जो जनरल डायर थे वो अमृतसर शहर की कानून व्यवस्था को संभालने का काम करते थे। तो जनरल ओडवायर के आदेश पर जनरल डायर ने वो हत्याकांड करवाया था। तो उनको लगा कि उस हत्याकांड में जितने भी लोग शामिल हैं मैं उन सबको मार दूंगा। तो इसी सोच को लेते हुए उन्होंने 13 मार्च 1940 को इंग्लैंड में जो सभा हो रही थी उसमें माइकल ओडवायर को गोली मारी। और उन्होंने सिर्फ माइकल ओडवायर को गोली नहीं मारी, वहां 3 लोग और थे, उनको भी गोली मारी, लेकिन वो घायल रहे, वो बच गए। वो चाहता उन तीनों को भी मारना था, वो क्योंकि वो तीनों भी उस हत्याकांड में शामिल थे। वास्तव में वो जो सभा हो रही थी वो माइकल ओडवायर जो यहां से वहां पहुंचा था उनके सम्मान में हो रही थी, और उनके भारत के अनुभवों को वहां जानने के लिए हो रही थी। और उसमें वो सभी चारों लोग बढ़ चढ़ के भारत की बेइज्जती कर रहे थे, भारत के शहीदों के बारे में, भारत के जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनके बारे में वो बहुत गलत बोल रहे थे। तो उसको ये पहले से गुस्सा तो था ही, और वो अपना पिस्तौल जो है वो अपनी किताब में छुपा कर वहां लेके गए थे। तो उसको जो है उन्होंने माइकल ओडवायर को गोली मारी, साथ में 3 और लोगों को गोली मारी, लेकिन वो घायल रहे, वो 3 बच गए, लेकिन माइकल ओडवायर जो है ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। और उधम सिंह जी वहां से भागे नहीं, उधम सिंह जी ने वहीं गिरफ्तारी दी और बड़े खुश नजर आ रहे थे, वो हंसते हुए गिरफ्तार हुए। और फिर उनके ऊपर मुकदमा चला। मुकदमा बहुत देर बाद चला, 13 मार्च को उन्होंने ये घटना की, मुकदमा 4 जून से शुरू हुआ।
इस दौरान उनको जेल में बहुत सारी यातनाएं दी गई। जैसा भारत की जेलों में भारतीयों के साथ होता था, वैसा ही इंग्लैंड की जेलों में भी भारतीयों के साथ होता था। उनको वहाँ नहाने के लिए पानी नहीं दिया जाता था, खाने के लिए समय पे खाना नहीं दिया जाता था, अखबार किताबें या यहाँ के जो क्रांतिकारी या यहाँ के जो लोग उसको चिट्ठी लिखते थे वहाँ, या वो जो यहाँ के क्रांतिकारियों के लिए चिट्ठी लिखते थे, उनका आदान प्रदान नहीं हो पाता था। इसलिए उन्होंने वहाँ पे हड़ताल शुरू की 26 अप्रैल 1940 से, और वो हड़ताल 40 दिन तक चली, यानी 40 दिन तक वो भूख हड़ताल पे रहे। और फिर 4 जून 1940 को उन पे मुकदमा शुरू हुआ। और देखने वाली बात यह है कि सरकार उनसे कितनी डरी हुई थी। ये यहाँ से पता चलता है कि 5 जून 1940 को उनको मौत की सजा दे दी गई। अब सोचिए, कोई किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, एक दिन में आप कैसे फैसला कर सकते हैं? और उन्होंने एक दिन में सारे जो भी फॉर्मेलिटी थी वो निपटाई, और अगले दिन जो है उनको सजा का ऐलान कर दिया। और सजा का ऐलान हुआ कि 25 जून 1940 को उनको मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन वो किन्हीं राजनीतिक कारणों से जो है बदल के 31 जुलाई 1940 को हुई। और अंग्रेज उनसे इतने घबराए हुए थे, जैसे भगत सिंह जब मुकदमा लड़ रहे थे तो भगत सिंह हर रोज कुछ स्टेटमेंट देते थे मुकदमे के दौरान, और वो स्टेटमेंट अखबारों में छपती थी, लोगों तक पहुंचती थी, एक मैसेज आता था। तो वही तरीका उधम सिंह जी ने भी अपनाया। वो जब 2 दिन वहां मुकदमे के लिए गए तो अपने नोट्स साथ में लेके गए ताकि मैं बोल पाऊं और अपना मैसेज दे पाऊं। लेकिन जज ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वहां ये कह दिया कि इसकी कहीं कोई भी बात कहीं मीडिया में छापी नहीं जाएगी, और वो नहीं छपी। और उनके हाथ में जो कागजात थे वहां के मुंशी ने पकड़ के फाड़ के डस्टबिन में डाल दिए। लेकिन जब जज ने उनको बोला, वहां के वार्डन ने उन डॉक्यूमेंट्स को उठाया, उन टुकड़ों को, और जोड़ा, और जज ने जो है उनकी फोटो ली रिकॉर्ड के लिए कि रिकॉर्ड में रखूंगा मैं। और वो डॉक्यूमेंट जो है 1996-97 में वो डॉक्यूमेंट भारत पहुंचे, तब जाके हम भारतीयों को उधम सिंह जी के रियल शहीद होने के बारे में पता चला, उनके विचारों के बारे में पता चला। आमतौर पे हम ये समझते हैं कि उधम सिंह जी जो है वो एक उन्मादी व्यक्ति है जिसको एक गुस्सा आया और किसी को जान से मार दिया। वो जो दस्तावेज भारत आए उनसे पता चला कि वो कोई उन्मादी व्यक्ति नहीं था। बहुत सोच समझ के, समझदारी से उन्होंने वहां कहा कि मैंने इनको गोली इसलिए नहीं मारी कि मैं इनसे नफरत करता हूं, क्योंकि आजादी की लड़ाई में नफरत काम नहीं करती। मैंने इसलिए मारी क्योंकि इन्होंने भारत में इतने हजार लोगों को भूखमरी से मारा, गोली से मारा, लाठियों से मारा, फांसी से मारा, और ऐसे व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इनको भी मर जाना चाहिए। मैंने इसलिए इनको और मारा। और मारना मैं उन तीनों को भी चाहता था क्योंकि उन्होंने भी वही सब काम किए थे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी है कि वो बच गए, और अगर मैं बचा तो मैं उनको फिर से मारूंगा। और यही स्टेटमेंट उन्होंने जज के सामने भी दी थी, और जज ने जो है इसीलिए उनको एक ही दिन में फांसी का ऑर्डर दे दिया था। और उनसे इतने घबरा गए थे कि उनका एक मित्र था वहां इंग्लैंड में, उन्होंने अर्जी डाली थी कि फांसी के वक्त जो है मैं वहां होना चाहिए, लेकिन जज ने वो भी खारिज कर दी। कहीं ये ना पता चल जाए उनको कि भाई ये शहीद कैसे हुआ और कितना क्या क्या बोल के गया। अगर इसका दोस्त जाके बाहर बताएगा तो भगत सिंह की तरह बहुत बड़ा बवंडर हो जाएगा। और उनकी लाश को भी भारत को सौंपा नहीं उन्होंने वहीं उसी जेल में जहां उनको फांसी दी गई थी, मदनलाल ढींगरा की कब्र के बिल्कुल साथ में कब्र बना के उसको वहां पर दफनाया गया। 1974 में उनके अवशेष जो है वो भारत में पहुंचे। और मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि उधम सिंह जी के साथ हमारे इतिहासकारों ने बहुत भेदभाव किया है, क्योंकि मैं जब उधम सिंह जी के बारे में पढ़ने के लिए बैठा अभी भी, तो मेरे पास उधम सिंह जी को पढ़ने के लिए किताब नहीं थी, और जब मैं उसको गूगल करने के लिए बैठा तो मुझे पता चला कि उधम सिंह जी पे जो रियल किताबें सिर्फ 2 व्यक्तियों ने लिखी है।
और मैं धन्यवाद करता हूं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष को कि उन्होंने उन दोनों किताबों से मैटर निकाल के एक किताब लिखी, उधम सिंह की आत्मकथा, जिसमें उन्होंने इस तरीके से वर्णन किया है कि जैसे उधम सिंह अपनी आत्मकथा खुद बता रहे हैं अपने मुंह से, और ऐसा लगता है उसको पढ़ते हुए कि आप उधम सिंह जी से मुलाकात कर रहे हैं। उधम सिंह जी का जो बलिदान है वो कोई छोटा बलिदान नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक निम्न जाति से थे, क्योंकि उनकी जिंदगी एक गुमनाम तरीके से बीती, क्योंकि उनका नाम सिर्फ उनकी मृत्यु के बाद उजागर हुआ, उससे पहले उनकी जिंदगी गुमनाम तरीके से चली जा रही थी, और इतिहासकारों ने भी उसके ऊपर कुछ लिखने की कोशिश नहीं की। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और कुछ उनके ऊपर लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, रिसर्च होंगी और हमें उनके बारे में और ज्यादा जानने को मिलेगा। और मैं धन्यवादी हूं आप सबका, प्राचार्य जी का, यूथ क्लब के कन्वीनर डॉक्टर कुलदीप का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर उधम सिंह जी के बारे में बोलने के लिए, और इसके लिए मुझे उधम सिंह जी के बारे में पढ़ना पड़ा, और मैं पढ़ के उनको और बेहतर तरीके से समझ पाया, और मैं आज जान पाया कि उधम सिंह जी का जो बलिदान है वो भगत सिंह जी के बलिदान के समकक्ष है, उससे कहीं भी जरा सा भी तिनके भर भी उनसे हम कम नहीं आ सकते। उधम सिंह जी जाति व्यवस्था से और धर्म व्यवस्था से बहुत परेशान थे। 1927 के दौरान ही आपको पता होगा कि भारत में मुस्लिम लीग और हिंदू सभा ये दोनों बननी शुरू हो गई थी, और उस दौरान जब वो जेल से छूट के आए थे ना, तो अमृतसर में उन्होंने पेंटर की दुकान खोली थी, और उसके ऊपर अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद पहली बार लिखा था, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि किसी धर्म विशेष की वजह से मुझे जाना जाए या किसी जाति विशेष की वजह से मुझे जाना चाहिए। और इंग्लैंड में जब वो उन्होंने जनरल माइकल ओडवायर को मारा, तो उनके पासपोर्ट में उनका नाम मोहम्मद सिंह आजाद था, और मोहम्मद सिंह आजाद के नाम का उनकी बाजू के ऊपर टैटू बना हुआ था, मोहम्मद सिंह आजाद। और जब उन्होंने वहां बयान दिए तो ये बात कही कि मेरा नाम किसी भी तरीके से बदला नहीं जाना चाहिए रिकॉर्ड में, वो मोहम्मद सिंह आजाद ही रहे। धन्यवाद।